चलो दोस्तों, माय सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आए थे नीट 2022 में, जो एनटीए ने फिर से पेपर बनाया था, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करने जा रहे हैं। एंड कैसे हम लोग को उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना था, कैसे अपना टाइम सेव करना था, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पैरेलल यूनिवर्स से आया था। ये हमारे यूनिवर्स में चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। कैलकुलेशन लगा के आप गलत करके किसी तरह आंसर निकाल सकते हो। तो कई लोग बोल रहे हो नहीं केवल हमें नंबर मिलने चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए, बट ये पूरी तरह से बोनस होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट, देन स्टॉपिंग बिकम्स न्यू वी बाय 2 एंड वी एस, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड बी। तो देखो, अगर तुम कोई भी फ्रीक्वेंसी डालते हो अगर किसी भी मेटल पे, ठीक है, एंड उससे अगर लाइट क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होता है, तो तुम्हारी जो मिनिमम थी ना उससे भी कम होनी चाहिए तुम्हारी थ्रेशोल्ड। तो तुम्हारा आंसर न्यू बाई 2 से छोटा होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। ठीक। दूसरी गलती, पहले हमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी डाली तब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या आ रहा था, कम, लेकिन हमने फिर कम फ्रीक्वेंसी डाली तब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा था, ज्यादा। अगर आप इनको इक्वेशंस में डालते हो तो इसका मतलब है आपने उल्टी वैल्यू डाली है। ठीक है, आपने उल्टी वैल्यूज डाली है, उसके बाद मतलब एक तरीके से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये खींचने वाला पोटेंशियल हो गया। तो ऐसा हो रहा है कि हमने वाला म्यू, अगर मैंने वाला न्यू से डाली तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इतना और पोटेंशियल लगेगा। ये हम लोग एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं। तभी हमारा आंसर क्या आता है, थ्रेशोल्ड 3 न्यू बाई 2, जो कि दोनों से ही ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब मुझे खींचने के लिए कोई नहीं लगेगा। तो पूरी तरह से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये पैरेलल यूनिवर्स में होता होगा जहां एंटी मैटर होते होंगे, यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसका आंसर 3 न्यू बाई 2 आ रहा है, लेकिन दिस इज बियॉन्ड साइंस। एवरीथिंग इज बियॉन्ड साइंस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले हटाते हैं। फिर क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था ईएमएफ का, जिसमें इन्होंने ई नॉट की वैल्यू गलत दे रखी थी। 10.5 हो ही नहीं सकती है। ई नॉट की वैल्यू कुछ और आ रही होगी, 10.5 इन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी। एंड आप दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन लगा ले, इसके तो आसपास पहुंच नहीं सकते हो। तो दिस इज अ डायरेक्ट बोनस क्वेश्चन, इसको बोनस मिलना ही चाहिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन गलत है। जो ई नॉट था वही आंसर आना चाहिए था, वो आंसर है भी नहीं। अगर ये 1.05 लिखते ई नॉट तो 1.05 लगा के मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है, फिर एक है नॉन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है हमारा इसमें प्लांट एनाटॉमी में। तो प्लांट एनाटॉमी वाला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, एक भी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। जो भी रूट्स और ये ट्रांसपोर्ट इसकी बात की गई है, सारे स्टेटमेंट सही है, पक्का बोनस मिलना चाहिए। अब जो लेकिन एनटीए देखो बोनस देने में भरोसा नहीं रखता है, तो मे भी कुछ इधर उधर कर दे, बट मैं मानता हूं पूरे सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी सही है, सब सही है। एंड क्लियरली आपको इन 3 क्वेश्चंस में तो बोनस मिलने ही चाहिए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं जूलॉजी में। बहुत ज्यादा लोगों को जूलॉजी में प्रॉब्लम है एंड जूलॉजी बहुत करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट फॉर oogenesis। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। दोनों में हैप्लॉइड ही गैमेट बनता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट स्टार्ट्स अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या, मियोसिस जब हो जाता है उसके बाद मैच्योरेशन होता है। लेकिन जब oogenesis में कंप्लीशन ऑफ मियोसिस कब होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, एंड उस टाइम कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस के बाद कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बात एकदम क्लियर है। एंड इसलिए बी वाला स्टेटमेंट है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए रॉन्ग है। फिर मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल, ये तो आपने पढ़ा ही है, स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, oogenesis में नहीं होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच एंड सिक्रेटेड बाय एंटीरोड। देखो, एलएच और एफएसएच से डायरेक्ट जो अपने एक्ट करते हैं वो काम करता था फॉलिकल्स में। ठीक है, फॉलिकल्स जब तुम्हें बन रहे हैं, ओवम बन रहा है, तो ये डायरेक्टली एक्ट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इनडायरेक्टली एक्ट करता है, लेकिन ये कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज्यादा ट्रू भी नहीं, तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ई इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में होता है, oogenesis नहीं होता है। तो आंसर इसका होगा बी, सी और ई। इसके अलावा कोई भी तुम कुछ मत मानना। ठीक है,
सिर्फ सी एंड ई वाले गलत हो, बी सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अपन आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, हाँ इसके बाद आता है ये स्पर्मिएशन वाला क्वेश्चन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है, एंड उसमें भी आंसर यही दिया था कि स्पर्मिएशन, देखो ये मान लो ये तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, ठीक है, एंड यहां पर तुम्हारा स्पर्म अटैच था सर्टोली सेल में। अब ये यहां से छूटा, ठीक है, तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो हाँ यहां से निकला, लेकिन इसमें स्टेटमेंट दिया द रिलीज स्पर्म इज इनटू द सेमिनिफेरस स्पर्मिएशन। अरे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल से निकल के ल्यूमन में आ गया, रेटी टेस्टिस तो आगे है, अभी तो ल्यूमन में आया। तो पीवाईक्यू में भी ऐसा सही हुआ था कि हाँ इनटू द स्पर्मिएशन सही है। आप जरा सा भी लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी इसको काट नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो भी बोलेगा निकलेगा वॉल से तो ल्यूमन में ही आएगा, बात एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस इज स्ट्रेट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब भाई इस पे लड़ने मत आना प्लीज, ठीक। इसके बाद आते हैं अपने दो सबसे महान क्वेश्चन। तो स्क्रबर वाले में आंसर आकाश ने कुछ शायद अलग दे रखा है, इसलिए इतनी लड़ाई है। तो मैं एनसीईआरटी अपनी उठा के नहीं लाया हूं, उठा के लाता हूं। वेलकम बैक, एनसीईआरटी में अपनी उठा लाया हूं। तो स्क्रबर वाला क्वेश्चन, अरे गलत एनसीईआरटी उठा हूं, फिर से आता हूं। चलो सही एनसीईआरटी के साथ आ गया हूं एंड अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सही एनसीईआरटी 12th वाली है। तो स्क्रबर के लिए लिखा है इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज ये, ठीक है। तो भैया कसम से भाई यूट्यूब में लोग इतने महान है, कुछ ने ना ये स्टेटमेंट भी सही बोल दिया, मतलब हद मचा देते हैं कभी कभी, ठीक है। मैं सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन देता हूं आपको, ठीक है। देखो ये वायर वाला होता है, इसमें कोरोना बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का होता है। स्क्रब में स्क्रब कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, ठीक है। मतलब एक स्प्रे मारेंगे हम लोग लाइम वाटर का या फिर कुछ और चीजों का, और एक मिस्ट बनाएंगे, उससे जो निकल रही है उससे हम लोग एसिड जो मतलब सॉल्यूबल होती हैं गैसेस या एसिडिक गैसेस होती हैं वो उसमें निकल जा रही होती हैं, ठीक है। तो स्क्रबर इज एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल, जो क्या कहते हैं चार्ज करते हैं डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कुछ यूट्यूबर्स को सही भी बोले। फिर सेकंड स्टेटमेंट particulate matter 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो देखो 2.5 क्या भाई, गैसेस जो होती हो तो भाई बहुत छोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो पार्टिकुलेट मैटर नहीं कहलाएंगी, ठीक है। पहली बात तो स्क्रबर का कोई साइज से रिलेशन नहीं है, बट हाँ लोडिंग के कारण वो निकाल भी सकता है, ठीक है, बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें उस पर देखना है। बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए एक लाइन उन्होंने स्क्रबर की जस्ट बाद लिखी है, रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर्स। मतलब और आगे लिखा है ये 2.5 वाले साइज के हैं, तो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा जो होगा नहीं होगा, प्रेसिपिटेटर्स को नहीं निकाल सकता। एंड इसमें तो स्टेटमेंट उल्टा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से निकल गया, स्क्रबर से नहीं निकल पाया। इसका उल्टा ज्यादा ट्रू होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो आकाश वाला गलत है आंसर, एलन वाला सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइनल क्वेश्चन। ये बॉस लेवल क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या बोलूं, यहां लॉजिक एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स की जो लड़ाई है ना इस क्वेश्चन में, वो आप बता ही नहीं सकता मैं इसके बारे में आपको। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज द नेट गेन ऑफ 8p व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। स्टेटमेंट क्या याद रखना है, नेट गेन पूछा है, एटीपी पूछा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है। ना ही एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है, ना ही ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइज हुआ है, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर में पहुंचते हैं।
प्रीवियस ईयर में क्या KCET 2007 में क्वेश्चन आया था, मतलब ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे हम लोग अपने व्हाट्सएप वाले में, उन्होंने दोनों आंसर दिए थे। पर ये है क्या, NTA तुम्हें डबल आंसर दे दे, मैं बता रहा हूँ 7 खून माफ उसके, देगा नहीं वो, ठीक है, आज ही जान लो। तो या तो ये 2 देगा आंसर, या तो ये आंसर देगा 8। अब आपको जाना किसके साथ चाहिए। सो फर्स्ट चलते हैं हम लोग। ओ फोटोसिंथेसिस क्यों खुल रहा है बार बार, रेस्पिरेशन कहाँ गया है, ये रहा, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे एंड वहीं से हम लोग देखते हैं। देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड, यहां क्या लिखा है, कन्वर्टेड, ठीक है। एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, हम लोग ये अजम्पशन लगाएंगे, इसमें ये भी अजम्पशन है कि वो जाएगा ATS में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये करके 38 ATP हमने ग्लूकोज से बना लिए थे। ग्लाइकोलिसिस से हम लोग इसमें 8 ले रहे हैं, लेकिन इसमें स्टेटमेंट सीधे लिखे हुए हैं, एज्यूम करना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एंड ऊपर की लाइन में भी लिखा हुआ एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। जब तुम एनारोबिक में जाते हो वहां इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये भी NCERT में लिखा है, पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन हुआ है, पायरुविक एसिड बने हैं हमारे 2 मॉलिक्यूल, वो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जाते हैं तो वही जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन से रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बने तो वही फिर यूज हो जाते हैं। ओवरऑल देयर इज नो ऑक्सीडाइजेशन। तो लॉजिकली इसका आंसर होना चाहिए 2 ATP, बट या NCERT की थोड़ी लाइंस ज्यादा लिखी हुई हैं, थोड़ा सा फेवर कर सकती हैं वो 8 ATP को ज्यादा। तो मैं मानता हूं इसका आंसर लॉजिकली इट शुड बी 2 ATP, बट अगर 8 ATP भी आंसर देती है NTA तो वी कांट डू एनीथिंग। बोनस मिले तो 7 खून माफ भाई इनके, ठीक है। चलिए फिर, मुझे लगता है वीडियो आपने एंजॉय की होगी। जो भी आप लोगों की दिक्कत हो कमेंट्स में आप लोग लड़ सकते हो, मुझे बता सकते हो, हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोस तो मैं डालता ही रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड मे बी तुम लोग को अच्छा कॉलेज मिले, एंड जो भी आगे देने वाले हो नीट वो भी इस वीडियो को देख के अच्छे समझ सके कि क्या क्या कंडीशंस हमको मिल सकती हैं NTA के पेपर में। सो बाय बाय एंड सायोनारा।